कम ऑन दी, कितने यकीन के साथ कैसे कह सकती कि रवि का उसके बॉस के साथ कुछ नहीं चल रहा है? तूने दोनों को डांस करते हुए देखा? कैसे चिपक चिपक के डांस कर रहे थे? आई नो, कह सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ रवि को। अच्छा, अब इतना पक्का यकीन तो तब होता है जब आपका दिल प्यार के जज्बात को अच्छी तरह से समझता है। और तू तो इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि उसका दिल किसी और के लिए धड़क ही नहीं सकता सिवाय तेरे। इसका दिल किसके लिए नहीं धड़क रहा? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आपके लिए जीजू, और किसके लिए? हाँ, दी हमें बता रही थी कि वो आपके लिए क्या फील करती है ना? सच? कौन सी फीलिंग? अरे आपको एमएलए किसने बना दिया? एक लड़की अपने होने वाले पति के लिए क्या फील कर सकती है भला? दी को आपका प्यार उनके लिए बहुत अच्छा लगता है ना? तुम्हारी दी ने तुम्हें अपने दिल की बात बताई? हाँ। ये बताया कि वो मेरे लिए क्या फील करती है? देविका, तुम मुझे भी बता सकती थी ना। तुम्हें पता है, तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के लिए मैं कितना तरस गया था। अरे एक बार मुझे बता दिया होता। देविका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता था कि एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। देखो, हो गया। आज इस सच में बहुत खुश हूँ। देविका, आई लव यू। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? इतने दिन वेट किया है तो थोड़ा और सही। वैसे भी आप शादी तक दूर रहोगे इससे, तो शादी के बाद करीब आने में और मजा आएगा। You know what I mean? आज पहली बार तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं तो सोचने लगा था कि तुम्हें मेरा और देविका का रिश्ता पसंद नहीं है। वो तो अब भी नहीं। क्या बोला तुमने? अरे कुछ नहीं, I mean, वो देविका दी की शादी हो रही है तो अब वो कुंवारी नहीं रहेगी और मैं तो कुंवारी हूँ, बेचारी कुंवारी साक्षी। तो जब दी की शादी हो जाएगी और वो शादीशुदा होगी और मैं कुंवारी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बस सीधी सी बात है। तुम बचपन से ऐसी हो कि अभी अभी मैं तो बचपन से ही। बातों को इतना उलझा देती हो कि किसी पल्ले ही ना पड़े। Anyway, तुम्हारी पहली सुलझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। तुम्हें क्या हो गया? अब इतनी उदास क्यों हो तुम? अरे ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, पूरी जिंदगी बची है। साक्षी, क्या जरूरत है ये सब बोलने की? तू पास नहीं आएगी ना अपने मजाक से? अरे कौन सा मजाक? क्या ये सच नहीं कि तुम दोनों की शादी होने वाली है? क्या ये सच नहीं है कि वो तेरा लाइफ पार्टनर बनने वाला है? और जब तू रवि के लिए कुछ फील ही नहीं करती तो तूने वो जगह साकेत के लिए रिजर्व रखी होगी, है ना? और अगर तू साकेत के लिए कुछ फील नहीं करती तो तू खुद को धोखा दे। आया क्यों नहीं अभी तक? देविका, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? कोई देख लेता तो? तुम तो जानती हो दादी मुझे कितना कुछ सुना चुकी है, कितना कुछ बोल चुकी है, फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया तुमने? इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ा मुझे, और तुम दादी की टेंशन मत लो। वो मैं चाची से कह के आई हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए दादी को बिजी रखें। और वैसे भी बात ही इतनी इंपॉर्टेंट थी। फिर भी देविका, एक बार तुम एक सेकंड तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ हुआ क्या? हाँ, कुछ हुआ है और वो भी बहुत सीरियस, और इसीलिए मैं टेंशन में हूँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? और क्यों? तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे संगीत में कोई भी रुकावट नहीं डालूंगा, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर मुझे लेकर प्रॉब्लम क्यों है? अभी तक प्रॉब्लम हुई नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी होने वाली है। देखो प्लीज देविका, साफ साफ बताओ कि बात क्या है, प्लीज। वो एक्चुअली अभी जब तुम यहाँ से कहीं चले गए थे ना, तो मेरी दादी ने तुम्हारा और निवेदिता मैम का रिश्ता अनाउंस कर दिया। What nonsense! मैं और मिस लूथरा? तुम्हारी दादी का दिमाग तो है, ऐसे कैसे वो कुछ भी अनाउंस कर सकती है? उन्हें क्या पड़ी है मेरे बारे में कुछ भी बोलने की, कुछ भी कहने की? ये तो हद हो गई, ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने? रवि, मैं जानती हूँ कि दादी ने जो कुछ भी किया बिल्कुल गलत किया, नहीं करना चाहिए था उन्हें ऐसा, लेकिन अब उन्होंने जो बोल दिया उस पर हम कुछ कर नहीं सकते। और तुम्हें तो पता है ना मेरी दादी कैसी है। जरूर तुम्हारी माँ से बदला लेने के लिए उन्होंने ये सब किया होगा, मुझे पूरा यकीन है। ये सारी गलती ना माँ की है।
1000 बार मना करने के बावजूद भी उन्होंने मिस मुत्रा को यहाँ पर बुलाया और मुझसे झूठ बोला कि वो यहाँ पर नहीं आ रही, और यहाँ पर आने के बाद जबरदस्ती मुझे उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया। और तुम खुद ही सोचो, लोगों को तो लगेगा ना कि हमारे बीच में कुछ है, और ये रिजल्ट उसी बात का है। घर जाके ना माँ से बात करूंगा इस बारे में। नहीं प्लीज रवि, तुम मंजू आंटी से कुछ मत कहना इस बारे में। तुम्हें पता है वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, और वैसे भी रवि जो हो गया उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसे बदल तो नहीं सकते है ना। बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि आगे कुछ गड़बड़ ना हो, इस बात को हमें यही संभालना होगा। और रवि प्लीज, और जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे फ्यूचर के ऊपर असर पड़े। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी जॉब से जुड़ा है, पता है ना तुम्हें, और तुम्हारी जॉब तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है मुझसे ज़्यादा तुम जानते हो। और रवि तुम चिंता मत करो, मैं खुद जाऊंगी ऑफिस, मैं जाकर निवेदिता मैम से बात करूंगी, उनसे सॉरी बोल दूंगी कि जो कुछ भी हो वो मेरी दादी की वजह से हुआ, और तुम्हें जॉब से ना निकाले। तुम्हें विश्वास है ना मुझ पे? आई प्रॉमिस मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी, बस तुम शांत रहो। वैसे तुमने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? अच्छा, अब बनो मत। दोस्ती करके दोस्ती के असूल भुलाकर तुमने मुझसे बहुत सी बातें छुपाई हैं। क्या? मैंने क्या छुपाया तुमसे? बहुत कुछ। क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे अंदर इन दिनों कुछ बदलाव आ गया है और तुम्हारा दिल कुछ अलग सा फील करता है, और तुम बड़ी अजीब सी हरकतें करते हो जो तुमने आज तक कभी नहीं की। तुम्हें कैसे पता? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने बहुत सी लड़कियों को इस दौर से गुजरते हुए देखा है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि सारा सच जानने के बावजूद भी तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? कौन सी गलती? अरे वही फॉलिंग इन लव। आखिर तुम्हें प्यार हो ही गया ना? हाँ, देखो मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, हर किसी को हक है प्यार करने का, किसी से भी दिल लगाने का, और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन चॉइस भी तो कोई चीज होती है ना। तुम्हारी पसंद ऐसी होगी, मेरा मतलब है कि तुम्हें इससे बेहतर लड़का मिल सकता है प्यार करने के लिए, पर उसी को चूज क्यों किया? क्या बोल रहे हो तुम रवि? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम है, छुपाओ मत मुझसे। साकेत ने मुझे बता दिया है कि आज तुमने अपने प्यार का इजहार किया उसके लिए। बहुत खुश दिख रहा था वो। ओ गॉड, ये साक्षी, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है रवि, ये सब साक्षी की वजह से हुआ है। तुम्हें पता है साक्षी में और पल्लवी बात कर रहे थे और एकदम वहाँ साकेत जी आ गए और पूछने लगे कि हम क्या बात कर रहे थे, और उस बात को छुपाने के लिए साक्षी ने पता नहीं कौन सी कहानी बनाकर उनको सुनाई, मुझे ही फंसा दिया। और तुम्हें पता है ना साक्षी कैसी है, कुछ भी बोल देती है बिना सोचे समझे, और साकेत जी ने उसकी बातों को सच मान लिया। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, किसकी बात पे यकीन कर लिया मैंने। वैसे एक बात तो बताओ, वो बात कौन सी थी जिसको छुपाने के लिए साक्षी ने नाटक किया? तो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती कि रवि का उसके बॉस के साथ कुछ नहीं चल रहा है? क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ रवि को। अब इतना पक्का यकीन तो तब होता है जब आपका दिल प्यार के जज्बात को अच्छी तरह से समझता है, और तू तो इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि उसका दिल किसी और के लिए धड़क ही नहीं सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तू कितना जेलस फील कर रही थी रवि को उस लड़की के साथ डांस करते देख। किसका दिल किसके लिए धड़क रहा है? आपके लिए जीजू। दी हमें बता रही थी कि वो आपके लिए क्या फील कर। दी को आपका प्यार उनके लिए बहुत अच्छा लगता है। क्या ये सच नहीं कि तुम दोनों की शादी होने वाली है? और जब तू रवि के लिए कुछ फील ही नहीं करती तो तूने वो जगह साकेत के लिए रिजर्व रखी होगी, है ना? मैं फिर वही सब सोचने लगी। पता नहीं मैं अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों देती हूँ, क्यों परेशान रहती हूँ। बस मुझे नहीं सोचना इन सब बारे में, इन सब चीजों से अब बाहर आना चाहती हूँ। रात वैसी बहुत हो गई है, बहुत बड़ा दिन था, सो जाती हूँ। क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे अंदर इन दिनों कुछ बदलाव आ गया है और तुम्हारा दिल कुछ अलग सा फील करता है, और तुम बड़ी अजीब सी हरकतें करते हो जो तुमने आज तक कभी नहीं की? वैसे साक्षी जो कुछ भी कह रही थी सही तो कह रही थी, उसको तो मैं हर बार डांट कर कैसे भी चुप करा देती हूँ, लेकिन सच तो यही है ना कि मेरी साकेत जी के साथ शादी होने वाली है, और मेरे दिल में उन्हीं के लिए ऐसी फीलिंग्स आनी चाहिए। हो सकता है कि ये सब इसलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। मतलब ये चेंज वगैरह जो भी आ रहा है, इसकी वजह मेरी शादी हो सकती है। हाँ,
आफ्टर ऑल किसी भी लड़की की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब उसकी शादी होती है। नए घर की जिम्मेदारियां, नए लोगों में जाने की घबराहट, नए रिश्तों को निभाने की घबराहट। इसीलिए हो रहा है मेरे साथ ये सब। और तनु के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना। पहले तो हमेशा आके मुझसे बात करती रहती थी, न जाने कैसी पागलपंतियां करती थी, लेकिन अब इतनी शांत हो गई है, समझदार हो गई है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जानती है। ये साक्षी जिस भी चेंज वगैरह की बात कर रही है ना, ये सब इसीलिए आ रहा है मेरे अंदर क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। इसीलिए मैं इतना अजीब बिहेव करने लगती हूँ। कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। शायद शादी से पहले वाली घबराहट है। हाँ, ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना मेरे अंदर, इसकी वजह मेरी शादी ही है। बस अब मैं सोचूंगी नहीं, एक काम करती हूँ, सो जाती हूँ, कुछ नहीं सोचूंगी। हाँ भैया, शादी के बाकी खर्चों की लिस्ट तैयार कर दी है। हाँ बिल्कुल कर दी। या और संजय और अजय, मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों। मौज मस्ती में मगन मत रहना, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? वो तो चाचू दोनों जिम्मेदारी, हमने कब मना किया भाई? आप जो भी जिम्मेदारी दोगे ना हम बड़े अच्छे से निभा लेंगे। क्यों भी संजू? हाँ चाचू, आप बस हुक्म करो, मैं यूं सारे काम कर दूंगा। हाँ हाँ, अरे 100%। तो समोसा नहीं नहीं, खाओ ना थोड़ा सा। अरे चाचू, अरे आपकी परेशानी क्या है? क्या हो रवि, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अरे आप डेकोरेशन बार बार चेंज करने के लिए क्यों बोल रहे हो? आप हमको हमारे तरीके से काम करने दो ना। लेकिन हमने तो किसी को नहीं कहा कि डेकोरेशन चेंज करने के लिए। अजय, मैंने तेरी ड्यूटी लगाई थी ना इस काम के लिए, ये डेकोरेशन वाले काम के लिए, तो फिर रवि क्या कह रहा है? हाँ चाचू, पर मैं थोड़ा दूसरे काम में फंस गया था, तो उस काम के लिए मैंने संजू को बोल दिया था। संजू क्या कह रहे भैया? वो बोलना। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास है संजय, है कि नहीं? यहाँ हम लोग सब काम करके परेशान हैं और तू है कि बनते बनाए काम को बिगाड़ने में लगा हुआ है। क्यों? और खाने पीने के अलावा और कुछ सोचता है तुझे? चाचू मुझे सही नहीं लग रहा था इसलिए मैंने बदलने। नहीं, क्या सही नहीं लग रहा था तुझे? नहीं, तू डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तू उठाकर डेकोरेशन का इधर से उधर कर देगा, सब मान लेंगे तेरी बात। नहीं, तू दूल्हा है क्या? और तेरी शादी है क्या? रवि बेटा, संजय की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। क्या है ना कि मैं दूसरे कामों में ज्यादा बिजी था तो ध्यान नहीं रख पाया इस बात का। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की है। सो आई एम सॉरी। तेरा जहाँ दिल करता है वहां लगा ले। वैसे वो डेकोरेशन का सामान किस तरह पड़ा हुआ है? वो रवि, वो सारा सामान देविका के कमरे में। मैं ले आता हूँ। और नहीं भाई, तू कुछ भी मत कर, कुछ मत कर तू। कोई बात नहीं, बस मेरे हाथ खराब है, वो मैं धो के आती हूँ, मैं ले आती हूँ। अरे नहीं, आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा रूड हो गया। कोई बात नहीं। अभी देर से जाऊंगी तो दादी और डांट लगाएंगी। साक्षी भी पता नहीं कहाँ चली गई है। आई एम सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली कुछ सामान पड़ा हुआ तुम्हारे कमरे में, बस वही लेने आया था मैं यहाँ पर। एक सेकंड, इधर क्यों आ रहे हो? अरे बोला ना, सामान लेने आया हूँ। सामान? ओह, मैं दे देती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये सामान बाद में ले जाना। बाहर देखो कितना सारा काम है, पहले वो जाके कर लो। जाओ। अरे देविका, छोटा सा बॉक्स है, 2 सेकंड में ले लूंगा, और वैसे ही मुझे बहुत सारा काम है। अच्छा, तो ये बात है। क्या हो गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरा यहाँ पे मौजूद रहना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर शायद कोई रोमांटिक फोन कॉल आने वाला होगा। साकिब जी ने कहा होगा कि उनको अकेले में बात करनी है, कोई बात सुनना तुम्हारी। हाँ, मुझे कोई फोन कॉल आने वाला है, कुछ यही सुना था ना। अरे यार, तुम बहुत कंफ्यूज करती हो मुझे। अबे कल तो तुमने कहा कि तुम्हारे दिल में साकिब जी के लिए कुछ भी नहीं है, और आज तुम फोन कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। देखो रवि, देख के तो रहा हूँ, तुम आजकल बहुत अलग सा बिहेव कर रही हो। अरे पहली बार तुम्हारे कमरे में आया हूं जो तुम मुझे बाहर निकाल रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे आज कुछ खुला खुला सा लग रहा है।
खुला खुला। क्या मतलब है तुम्हारा? यही तुम्हारा कमरा इतना खुला खुला सा दिख रहा है, क्या हुआ? सब सामान कहाँ गया? वो कमरा, हाँ वो चाचा ने थोड़ा सा सामान बाहर शिफ्ट किया है ना, इसीलिए। और तुम्हारे चेहरे का रंग, उसे भी कहीं शिफ्ट किया क्या? यार तुम भी ना बहुत परेशान होती हो यार। हाँ मैं ठीक हूँ। रवि, ये तुम क्या कर रहे हो? एक सेकंड देविका। चलता हूँ, बहुत सा काम बाकी है। दी को हल्दी सबसे पहले कौन लगाएगा? ऑब्वियसली मैं। जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं घर की सबसे लाडली हूँ, तो मैं लगाऊंगी। माँ, माँ बोलो ना। अच्छा चुप हो जा। साक्षी तू भी। अच्छा तू ही लगा ले। उससे पहले मैं हल्दी ले आऊं? हाँ। भाई सबसे पहले हल्दी लगाने का हक सकेत जी को है। पर बीजी, रीति रिवाजों के हिसाब से तो आज के दिन इन्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए। ओहो रेखा रानी, तू ना ये पुराने रिवाज वाज भूल जा। अगर सकेत जी चाहते हैं कि उनकी होने वाली पत्नी को सबसे पहले हल्दी वो लगाए, तो भाई इनका तो हक बनता है। जी आप शुरू करो, फिर हम सब लोग ये रस्म पूरी करेंगे। मैं अभी आती हूँ रेखा। मेरे रहते तुम्हें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। देखो ना यार, मुझे देखो। कमीना कहीं का। सड़ू हल्दी लगाने के बहाने दी को छूकर मजे ले रहे हैं। दी बेचारी इतनी परेशान हो रही है, कुछ कह भी नहीं पा रही।
मैं तुम्हारा पागलपन समझ सकती हूँ, लेकिन कोई लिमिट होनी चाहिए कि नहीं? क्या पागलपन? क्या बोल रही हो तुम? दादी आप बताइए, मैं और पल्लवी इस घर की क्या लगती हैं? होतियां हो मेरी बेटियां और रेखा रानी की और देविका की बहनें हो, पर हुआ क्या है? दादी अगर हम इतने करीबी रिश्तेदार हैं तो हमारा कुछ हक बनता है कि नहीं दी पे? हाँ हाँ, पूरा हक बनता है पुत्र, लेकिन ये सवाल तुम इस वक्त क्यों उठा रही हो? आप ही देखिए ना दादी, हम सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि हम कब देविका दी को हल्दी लगाएं, लेकिन ये जनाब है कि हट ही नहीं रहे। इतने दीवाने हो गए हैं इन्हें हल्दी लगाने के चक्कर में कि इन्हें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं हूँ, पल्लवी है, माँ है, आप हो, हम सब इस रस्म का हिस्सा है, लेकिन इन्होंने तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। इतनी शादियां देखी है मैंने, पर दूल्हे का इतना पागलपन पहले कभी नहीं देखा। अरे सब्र नाम की कोई चीज होती है कि नहीं आदमी में? अभी तक तो देविका दी की शादी हुई भी नहीं, इसी घर को बिलोंग करती हैं। अभी से इनका ये हाल, मुझे तो शक है कि शादी के बाद ये हमें इनसे मिलने भी देंगे या नहीं। ये मुझे सुना रही है, मन कर रहा है 4 थप्पड़ लगा के तुमसे और इसकी अकल ठिकाने लगा दूं, पर नहीं सके। अब शांत हो जा तू। जिसे तुम पागलपन समझ रही हो ना, वो मेरा प्यार है तुम्हारी बहन के लिए। तुम्हें तो इनफैक्ट खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन को इतना प्यार करने वाला पति मिल रहा है। और हाँ, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं कि अपनी बीवी के रिश्तेदारों को घर में आने से रोकूं। मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले, कभी भी आ सकते हो। मैं प्यार की इंपॉर्टेंस को समझती हूँ, लेकिन प्यार इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि आसपास के लोग, जगह और रस्म को ही अनदेखा कर दें। इतना तो समझ सकते हैं ना आप? चल पल्लवी, अब हमारी बारी। आओ दी, बैठो। लेकिन लगाएंगे कहाँ? इन्होंने तो कोई जगह भी नहीं छोड़ी। रुमाल मिलेगा? थैंक यू। चलता हूँ माता जी। अम्बे माँ, आपको दिख रहा है ना मैं कितना परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, किससे जाके कहूँ। इतना अजीब फील कर रही हूँ, इतनी उलझने हैं मेरे मन में, ना सो पाती हूँ, ना किसी से कह पाती हूँ, ना किसी से बात कर पाती हूँ। और अब तो 2 दिन में मेरी शादी है, तो फिर इतने अजीब ख्याल क्यों आ रहे हैं मेरे मन में। और अम्बे माँ, आप तो सब जानती हूँ कि मैंने शादी के लिए हाँ क्यों की थी, क्योंकि मैं चाहती थी जो मेरा होने वाला पति हो वो मुझे मेरी माँ का सपना पूरा करने दे। और इस बात के लिए साकेत जी ने मुझे कभी नहीं रोका। उन्होंने हमेशा से मुझे इस बात की इजाजत दी कि मैं जॉब कर सकती हूँ शादी के बाद भी। तो फिर मेरे मन में इतनी उलझने क्यों हैं? आज भी जब साकेत जी मेरे करीब आते हैं तो मुझे क्यों इतना बुरा लगता है? क्यों मैं चाहती हूँ कि वो कुछ भी करके मुझसे दूर चले जाएं? क्यों मैं इतना घबरा जाती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर साकेत जी के लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं है तो क्या फिर भी उनसे शादी करना सही होगा? अम्बे माँ, मुझे सच में नहीं पता ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बस इतना पता है कि आज तक आपने हर मुश्किल से मुझे निकाला है, हमेशा मेरा साथ दिया है, तो इस बार आप मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। प्लीज मुझे बता दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। प्लीज इस बार भी मेरी मदद करो ना। अरे बदतमीजी की भी कोई हद होती है? कैसे कोई इतने लोगों के सामने इतनी बदतमीजी? कुछ बताएगी भी कि किस बात पर इतनी गुस्सा हो रही है? हुआ क्या है?
आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि आप वहाँ पे थे ही नहीं। और अगर आप वहाँ पे थे भी तो आपने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन मैंने अपनी आंखें खुली रखी थी और देख रही थी सारा तमाशा जो हो रहा था। कितना बदतमीज और बददिमाग इंसान है ये। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप को इतना बेबस महसूस किया। लाडू के पास होकर भी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। देख रेखा, अगर तू मुझे खुल के नहीं बताएगी कि हुआ क्या तो मुझे कैसे मालूम चलेगा? और कौन बदतमीज है, किसकी बात कर रही है तू? सुनो जी, मैं नहीं जानती कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे। बस आप कुछ भी करो, इस शादी को रोक दो। तेरा दिमाग खराब हो गया रेखा। मेहंदी हो चुकी है, संगीत हो चुका है और आज हल्दी भी हो गई और अब 2 दिन के बाद शादी भी है और तुम कह रही हो ऐसे में कि शादी तोड़ दो? मजाक है कोई? किस मजाक की बात कर रहे हैं आप? अरे मजाक तो उसने हमारा बनाया, हमारी इज्जत का बनाया है, हमारे विश्वास का मजाक उड़ाया है इस आदमी ने। अब ये हाल है, आगे चल के तो मेरे लाडू की जिंदगी का भी बस मजाक ही बना के रख देगा। अब क्या चाहते हो? क्या करूं मैं? ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखते रहूं, किसी से कुछ ना कहूं, या फिर अपनी आंखें बंद कर लूं, या फिर खुद ही अपने बच्ची की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखते रहूं, उसे अपने हाथों से धक्का देके कुएं में धकेल दूं। अरे शादी से पहले इतना पागल हो चुका है ये, शादी के बाद ये क्या नहीं करेगा। हाँ, बस चुपचाप तमाशा देखते रहिए, कुछ नहीं करना ना आपको, कुछ मत कीजिए। अब जो भी कुछ करना मैं करूंगी, जाऊंगी विजय के पास, मैं बात करूंगी। रेखा मेरी बात सुन, रेखा मेरी बात सुन। देख, शांत हो जा, बैठ जा। देख, मैं तेरे जज्बातों को समझ सकता हूँ रेखा, प्लीज थोड़ा सा धीरज रख। तुझे क्या लगता है कि तू बीजी और भैया के पास जाएगी, वो तेरी बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे। बहुत देर हो चुकी है रेखा, शादी के सारे कार्ड्स बढ़ चुके हैं, सब जगह न्योता जा चुका है। ऐसे में अगर रिश्ता तोड़ेंगे तो तू सोच भी नहीं सकती कि क्या होगा। हमारी लाडो के ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे, उसकी बदनामी करेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे। ये सब कुछ तू अपनी आंखों से देख पाएगी? तेरी लाडो का क्या होगा जब उसको पता चलेगा कि उसके बारे में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उसका रिश्ता टूट गया? तो क्या चाहते हो आप मुझसे? क्या करूं मैं? जैसे आप हमेशा की तरह खामोश रहते हो, मैं भी खामोश ही रहूं, तमाशा देखते रहूं, होने दो अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद? बोलो ना, क्या करूं मैं? तुम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं रेखा। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि देवी माँ ने देविका की किस्मत में जो भी कुछ लिखा है वैसा ही होगा। तो कोई चमत्कार ही इस रिश्ते को रोक सकता है? कैसे बचाऊं अपने बच्चे की जिंदगी, कैसे बचाऊं? मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। ये मामला और बिगड़ता जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि साकेत ने उस लड़की को ऐसी जगह पर छुपा कर रखा होगा जहां पर आम इंसान पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन क्या करूं मैं? कैसे ढूंढूं मैं उस लड़की को? कैसे बचाऊं मैं देविका की लाइफ? कैसे? मोंटी का फोन। हाँ मोंटी, वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है ना? नहीं मोंटी, लेकिन तू बता, वहां सब ठीक है? भाई यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है भाई। क्यों, क्या हुआ? इतना तो मुझे पता नहीं है भाई। देविका ना यहाँ पे बेहोश हो गई है। देविका बेहोश हो गई? क्यों, कैसे? भाई सब लोग बहुत टेंशन में, तू जल्दी आ जा। हाँ मोंटी, मैं जल्दी पहुंचता हूँ, लेकिन तू जा और जाकर देख देविका ठीक है कि नहीं। ठीक है, मैं बस पहुंचता हूँ। हाँ ठीक है, तू ना जल्दी आ जा। अरे आप भी ना क्या क्या करवाते हो मुझसे। आ रहा है ना? हाँ भाई यार। सब कुछ ठीक ठाक है? फिर मॉन्ट ने जल्दी आने के लिए क्यों कहा मुझे? मोंटी बेटा, भाई यहाँ पे आ गए हैं। इससे पहले कि वो तुझे पकड़ ले, ऐसे चुपचाप निकल जा। इससे ही मैं तूने झूठ क्यों बोला? हाँ? कि देविका बेहोश हो गई? यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है।
भाई मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, मुझसे जबरदस्ती बुलवाया गया है। जबरदस्ती? किसने की जबरदस्ती? किसने कहा झूठ बोलने के लिए? नाम बता मुझे। भाई वो वहाँ अरे सब लोग खड़े हैं। बात करिए, चुप। मेरी बात तो सुनो। लेकिन साक्षी मेरी बात तो सुनो। मैं चेक करती हूँ, किसी ने मैं अंदर आते हुए देखा तो नहीं। लेकिन हुआ क्या? तुमने झूठ बोलकर क्यों बुलाया मुझे? क्योंकि अगर मैं सीधी सच्ची बात बता देती तो शायद तुम इधर आते ही नहीं। लेकिन ऐसी कौन सी अर्जेंट बात है? क्या ये तुम पूछ रहे हो? कौन सी अर्जेंट बात है? तुमने देखा नहीं आज हल्दी में साकेत दी के साथ कैसे पेश आ रहा था? बेचारी दी चुपचाप सब कुछ सहे जा रही थी, सिर्फ दादी के डर से। तुम पूछ रहे हो कौन सी अर्जेंट बात? तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्या? कैसे बताऊं कि मुझे कितना बुरा लगा? दिल तो मेरा ये कर रहा था कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? जब तुम्हारा परिवार ही चाहता है, देविका ही चाहती है, तो मैं फिर बीच में टांग क्यों उड़ाऊं? किसने कहा तुमसे देविका दी ये चाहती है? अरे तुमने देखा नहीं वो कितनी अनकंफर्टेबल थी जब साकेत उसे छू रहा था? बेचारी बस फंस गई घर की मर्यादा और परिवार की इज्जत के बीच में। चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है वो, चुपचाप उस साकेत की ज्यादती सहती जा रही है। तुमने सोच के भी देखा कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितनी ठेस पहुंची होगी? उस लीचड़ आदमी को सहन करना कोई आसान बात है क्या? फिर भी साक्षी, जब तक देविका इसके खिलाफ फैसला नहीं लेगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पागलों की तरह मैं सबूत ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं साकेत का पर्दाफाश कर सकूं, और जैसे ही मैं उस सबूत तक पहुंचा उसने पासा ही पलट दिया। साक्षी, अगर इस बार मैंने बिना किसी सबूत के किसी से कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, तो मेरे परिवार के साथ साथ देविका भी मुसीबत में आ जाएगी। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो तुम चुपचाप खड़े रहोगे, शादी होने दोगे ताकि दी की लाइफ नर्क बन जाए? अरे मैं भी कहा चाहता हूँ कि ये शादी हो, लेकिन प्लीज मुझे समझो, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक देविका इसके खिलाफ फैसला नहीं लेगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो तुम देविका दी को समझाओ ना, उन्हें समझाओ कि वो इस रिश्ते के खिलाफ आवाज उठाए। साक्षी, मैं बाहर का आदमी हूँ, मेरी बात क्यों सुनेगी वो? तुम उसकी बहन हो, तुम जाके उसे समझाओ कि अगर उसने ये शादी की तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुम एक आउटसाइडर हो, लेकिन तुम्हारी बात का जितना असर दी पे होता है उतना किसी और की बात का नहीं होता। वो घर वालों की बात शायद ना सुने, और अगर तुम उससे कुछ सिंसियरिटी के साथ कहोगे तो वो सुनेगी भी और मानेगी भी। रवि, सिर्फ तुम ही दी की आंखें खोल सकते हो रवि। लेकिन मैं कैसे? मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो रवि, मैं अपनी दी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर हमें इस बात का पछतावा हो कि हमारे पास वक्त था, मौका था, उसके बाद भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और कुछ नहीं किया इस शादी को रोकने के लिए। मैं जानती हूँ, तुम जानते हो कि साकेत दी के लिए सही लड़का नहीं है। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें ऐसा करना होगा। हमें किसी भी हाल में देविका दी की शादी रोकनी होगी। देखो किसे लाया हूँ। शर्मा रहा था, जबरदस्ती लेके आया मैं। अरे वो असल में शादी के लिए तुम्हारे लिए ड्रेस लाया था। सिर्फ देखना चाहता हूँ कि तुम्हें फिट होता है कि नहीं और तुम्हें पसंद है कि नहीं। अरे ले लो, चेंज करके आ जाओ। क्या हो गया? अरे ये तो दोस्त है तुम्हारा, हम दोस्तों से क्या शर्मा? इससे शर्माने की जरूरत नहीं। जाओ चेंज करो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ चेंज करो। वैसे इतना परेशान क्यों? कोई सुराग नहीं मिला इसलिए? वैसे अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। रिश्तेदार हूं तुम्हारा, अगर रिश्तेदार की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसलिए बेझिझक मुझसे पूछ लेना, ठीक है? चाहते क्या हो तुम? अरे कौन सा नया खेल खेल रहे हो तुम? खेल नहीं, इसे खिलवाड़ कहते हैं। खिलवाड़। कभी किसी मदारी को बंदर को नचाते हुए देखा तूने? मैं उसी तरह नचाने वाला हूं तुझे। जितनी बार मेरे सामने आने की कोशिश करेगा ना शादी से पहले,
वो तेरा एक एक पल गुजरना मुश्किल कर दूंगा मैं तेरा। मुझसे पंगा लेगा, मुझसे। अब देखना मैं तेरी लाइफ का हुलिया कैसे बिगाड़ देता हूं। अगर बिगाड़ नहीं दिया ना तो मेरा नाम साकेत कपूर नहीं। तेरा खेल होता है अब शुरू। वाह, गजब की खूबसूरत लग रही है तुम। कितनी अच्छी लग रही है तुम इसमें। वैसे तुम हो भी बहुत खूबसूरत। मुझसे क्या शर्मा रही? अच्छा इससे? अरे ये तो तुम्हारा दोस्त है, इससे क्या शर्मा? अरे अब क्या मुझसे भी शर्माओगी तुम? मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। अरे सिर्फ एक ही फंक्शन बचा है, उसके बाद तो तुम्हें मेरी होना है। मुझसे मत शर्माना है। हक की बात तब करना जब शादी हो जाए। ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है, बाजार से खरीदा हुआ कोई सामान नहीं जैसे जब मन में आया तब इस्तेमाल कर लिया। तुम्हारी गलत हरकतों की वजह से अगर इसने एक बार चिल्ला दिया ना तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चुप है इसका मतलब ये नहीं कि ये कमजोर है, तुम्हें इसलिए बर्दाश्त कर रही है ताकि इसका परिवार खुश रह सके। इसके सब्र का इतना इम्तिहान मत लो। अगर इसके सब्र का बांध टूट गया ना तो फिर सैलाब आएगा और वो सैलाब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हारी ये गंदी सोच और ये गंदी चालें काम नहीं आएंगी। जो मिला है उसकी इज्जत करना सीखो, क्योंकि यही एक तरीका है दिल जीतने का। लेकिन तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ये तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम है। अपनी ताकत और अपने हक का रोब झाड़ रहे हो। ये लड़की तुम जैसे कमीने के साथ शादी कर रही है, तुम्हें अपना मांग का सिंदूर बना रही है ताकि इसका परिवार खुश रहे, लेकिन तुम्हें इसके आत्मविश्वास आत्मसम्मान की कोई भी फिक्र नहीं। अरे होने वाली पत्नी को तो लोग सराखों पर बिठाते हैं, लेकिन तुमने तो इसकी आंखें शर्म से झुका दी। इसकी आंखों में मजबूरी के आंसू भर दिए। आज सुबह हल्दी के वक्त भी और अभी इस वक्त साफ साफ दिख रहा है साकेत कि तुम अपने लिए नफरत का बीज बो रहे हो। गंदी हरकतें कर कर तुम अपने पैर पे खुद ही को लाड़ी मार रहे हो। क्योंकि अगर किसी लड़की के दिल में एक बार किसी के लिए भी नफरत पैदा हो जाए तो फिर उसे निकालना मुश्किल होता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। हो गया तेरा भाषण? चल जा। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। डैड खुद यहाँ आए और मैंने पहली बार उन्हें हरा दिया। अभी अभी जो कुछ हुआ वो सपना था या नहीं? इट हैपेंड, इट एक्चुअली हैपेंड। वो मेरे लिए जेन्युइनली खुश थे और उन्होंने मुझे खुद कॉन्ग्रेचुलेट किया। वाओ, आई मीन फैंटास्टिक। इतनी खुश हूं मैं आज, अब अच्छे से काम कर पाऊंगी। ये जो कुछ हुआ है रवि की वजह से हुआ है। उसने मुझे बिना बताए इतना बड़ा काम कर दिया, मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे दी, और मैं इतने दिनों से उसे इतनी बुरी तरह ट्रीट कर रही थी। निवी, यू आर एन इडियट। अभी उसे फोन करती हूँ और ये गुड न्यूज देती हूँ। मिस लूथरा, ये क्यों मुझे फोन कर रही है? ओह, संगीत के बारे में बात करनी होगी या फिर माँ की शिकायत करनी होगी।
इससे बात करूंगा तो मूड खराब हो जाएगा। एक काम करता हूँ, साइलेंट पे रखता हूँ फोन। सुनो शर्मिला, पर कहाँ? सब पता चल जाएगा, चलो। अरे पर हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। दी की हालत देखो रवि, प्लीज मेरी दी को बचा लो। देविका, ओहो, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है आज, मैं तुझे क्या बताऊं? साक्षी, एक सेकंड, कांग्रेचुलेशंस। किस चीज के लिए और तू इतनी एक्साइटेड क्यों है, बताएगी? ओहो, तुझे ताई जी की जमीन वापस मिल गई है। साक्षी, ये तो क्या कह रही है? मतलब एक सेकंड, दादी ने तो कहा था मुकेश हारने वाले हैं। ओहो, ये क्या, क्यों, कैसे वाले सवाल मत पूछ। मुद्दे की बात तो ये है कि तुझे जमीन वापस मिल गई है, तुझे तेरा हक वापस मिल गया है। साक्षी, इसका मतलब अब मैं अपनी हाँ, तू ताई जी का सपना पूरा कर सकती है, उस जमीन पर अम्बे माँ का मंदिर बनाकर और एक छोटा सा स्कूल बनाकर। अरे इतनी खुशी की बात है, और तू है कि आंसू बहाए जा रही है। आजकल तेरे आंसू का स्टॉक तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। साक्षी, मैं तुझे बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैंने कब से सपना देखा था, जो आज सच हुआ है। चल एक बार चल के अम्बे माँ को थैंक यू बोलते एक दिया जला दे। जल्दी चल। अच्छा सुनो, मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ। साक्षी जी, किसी जरूरी काम से जा रही थी, बस 2 मिनट। हाँ, मुझे भी सिर्फ 2 मिनट चाहिए। मैं मंदिर के पास तेरा वेट कर रही हूँ, आ जा। हाँ, मैं खुद छोड़ दूंगा। 2 मिनट मतलब 2 मिनट। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा कोर्ट केस चल रहा है, जमीन का मामला था, मुझे बता दिया होता। साकी जी, वो केस तो बरसों से चल रहा था, मैं खुद नहीं जानती थी कि वहाँ क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम वो केस जीत गई हो। तुमने देखा हम दोनों की शादी हमारे लिए कितनी लकी है। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया और तुम्हारी उम्मीद भी रंग लाई है। वैसे मैं सोच रहा था कि उस जमीन पे हम एक बंगला बनाते हैं। साकी जी, वो जमीन मेरी नहीं है, वो जमीन मेरी माँ की है, और मेरी माँ का यही सपना था कि उस जमीन पर वो एक स्कूल बनाएंगे और अम्बे माँ का एक मंदिर बनाएंगी। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, लेकिन जब से होश संभाला है बस यही सोचा कि उनका सपना जल्द से जल्द पूरा करूंगी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये जमीन मेरे नाम होगी भी या नहीं, लेकिन इतना पता था कि एक ना एक दिन ये सपना जरूर पूरा करूंगी। सखी जी, इसीलिए मैंने आपसे जॉब के लिए इतनी रिक्वेस्ट की थी, और अब जब ये जमीन मेरे नाम हो गई है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनका सपना पूरा करूं, चाहे इसके लिए मुझे कितनी मुश्किलों का क्यों ना सामना करना पड़े। देविका, बेटा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जी, वो सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं, और अब सच्चाई ये है कि तुम दोनों का ब्याह होने जा रहा है, और ब्याह के बाद हर पत्नी की हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि उसका पति कैसे खुश रहे, और उसी खुशी में ना अपनी खुशी भी तलाशनी चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम उस जमीन को लेके कुछ जज्बाती हो, लेकिन पुत्र, जज्बातों के सहारे ना जिंदगी के फैसले नहीं लिए जाते। अब आज की तारीख में इतनी बड़ी जमीन को ऐसे ही गवा देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है बेटा। साकेत ने दुनिया देखी हुई, जमीन जायदाद की ऊंच नीच को अच्छी तरह से समझता है ये, इसलिए तुम्हें वही करना होगा जो साकेत पुत्र कह रहा है, क्योंकि इसी में अक्लमंदी है और इसी में तुम दोनों की खुशी भी। तुम यहाँ पे कैसे, और ये सब क्या है? ओ, समझ गया,
संगीत में जो कुछ भी हुआ उस बात पर तुम मुझसे लड़ने आई हो ना। देखो इससे पहले तुम अपनी मशीन गन स्टार्ट करो, मैं भी एक बात प्ले कर देता हूँ कि वहां पर जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने माँ से कहा था कि तुम्हें ना बुलाओ, लेकिन फिर भी उन्होंने बुलाया तुम्हें, और तुम्हें भी मैंने वार्निंग दी थी ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मजे लेने थे, तुमने भी मेरी बात नहीं सुनी और तुमने भी वही किया जो तुम्हें अच्छा लगता है, जलती हुई आग में घी डाल दिया। अब जब खुद के हाथ जल गए तो मुझ पर गुस्सा निकालने आ गई हो। देखो इस टाइम पर मेरा लड़ने का बिल्कुल ही मूड नहीं है, सो प्लीज। क्या ऐसे क्या देख रही हो? तुम ऐसे क्यों हो, जबकि एक्चुअली तुम ऐसे हो नहीं। मतलब क्या तुम्हारा? ऐसा हूं पर ऐसा नहीं हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रवि, बाहर से तो तुम बहुत रूड और बहुत ही घमंडी हो। जो भी तुमसे पहली बार मिलेगा यही सोचेगा कि इस बंदे में कितना एटीट्यूड है, लेकिन एक्चुअली तुम्हारा दिल बहुत सॉफ्ट है और तुम दूसरों की बहुत केयर करते हो, है ना? देखो तुमने जो कुछ भी कहा ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से निकल गया और मैं इतना थक चुका हूं कि मैं तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं पाऊंगा, सो प्लीज। सॉरी, फॉरगेट इट। एक्चुअली मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ थैंक यू कहने आई थी। थैंक यू? मुझे किस लिए? मुझे वो खुशी देने के लिए जो सालों के मेहनत के बाद भी मैं नहीं पा सकी और आज तुम्हारी वजह से मुझे मिली है। मेरी वजह से? सालों से जिस मुकाम के पीछे मैं भाग रही थी, जिसके लिए लड़ रही थी, वो आज अचानक मुझे मिल गया है तुम्हारी वजह से, और वो भी तब जब इसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। दैट्स द बेस्ट पार्ट। रवि, तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है और मैं तुम्हारी कोई एक विश पूरी करना चाहती हूँ। कुछ भी मांग लो, एनीथिंग। तुम्हें ना बिजनेस छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी ऐसे ही बात करते हैं। तुम्हारी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी, सब कुछ ऊपर से निकल गया। पता नहीं तुमने क्या घुमा फिरा के बोला है मुझे, सीरियसली। तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स याद हैं? उस रात देखे होंगे जब मैं नशे में थी और तुम मुझे यहाँ अपने घर लेकर आए थे। हाँ, ऑफ कोर्स याद है। पेपर्स बहुत अर्जेंट थे, इसलिए तुम्हारी तरफ से डिटेल्स भर के मैंने भेज दिए थे। एग्जैक्टली। वो एक कॉन्ट्रैक्ट था जो मैंने अपने डैड की मर्जी के खिलाफ साइन किया था, और उस बात से वो मुझसे बहुत नाराज हुए थे। यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मैं ये डील हैंडल नहीं कर पाऊंगी और मुझे बैकआउट कर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। और अगर तुम सही समय पर वो पेपर साइन करके नहीं भेजते तो मुझे एक बार फिर अपने डैड के सामने शर्मिंदा होना पड़ता, मेरी हार हो जाती, मेरा करियर, एम्बिशन सब मिट्टी में मिल जाते, शायद मेरे बिजनेस में मेरा वजूद ही खत्म हो जाता। लेकिन तुमने मुझे बचाया, मुझे वो प्रोजेक्ट मिल गया है। आज पहली बार मेरे डैड ने मेरी तारीफ की और मैं तुम्हें बता नहीं सकती उस वक्त मैं क्या फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं 7वें आसमान पर हूँ, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहने आई थी और ये छोटा सा गिफ्ट। ऐसा भी कुछ खास नहीं किया मैंने। तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉय था, मेरा फर्ज बनता था और मैंने वही किया जो एक एम्प्लॉय का फर्ज बनता है। और एक बात मेरी ध्यान से सुनो, बिजनेस नंबर्स और फिगर्स में उलझ जाता है, लेकिन बिजनेस में मिरेकल तभी होते हैं जब सही टाइम पर सही काम किया जाए। तुम्हारी ये बात याद रखूंगी। फिलहाल तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगी, कल मिलकर बात करते हैं। आपको तो हमेशा से सब कुछ पता है ना मेरे बारे में, सब कुछ पता है। अपनी जिंदगी से मैंने आज तक बस यही उम्मीद लगाई है कि किसी भी तरह अपनी माँ का अधूरा सपना पूरा कर सकूं, जो वो चाहती थी मुझसे उसको पूरा कर सकूं। उस जमीन पर आपका एक मंदिर और एक स्कूल बना, जहाँ पे अनाथ बच्चे, गरीब बच्चे पढ़े जिनको पढ़ने को नहीं मिलता, उनको फ्री एजुकेशन मिले वहाँ पर, ताकि वो भी कुछ कर सके अपनी जिंदगी में, आगे बढ़ सके। पर इस एक चीज के अलावा मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अब कौन सी और परीक्षा लेना बाकी रहती है मेरी? हर दिन एक नई मुश्किल से गुजरती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती। और मैं जानती हूँ कि आप हर पल मेरे साथ हैं, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। तो फिर अचानक से ये अर्जी कैसे डाल दिया आपने? कैसे इस दीवार को पार करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। पर ये बात आप भी जानती हो ना अम्बे माँ, कि चाहे मेरी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी तकलीफें मुझे क्यों ना सहनी पड़े, मैं कितनी भी बुरे
उस इंसान को माफ नहीं करूंगी। मैं अपनी माँ के सपने को हर कीमत पे पूरा करती रहूंगी। ये वादा है मेरा अपने आप से। और इस वादे को जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? देविका, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात है जो इतना बड़ा रिस्क लेकर आए हो? तुम्हें पता है अगर भूल से भी किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ देविका, एक एक पल बहुत कीमती है, इसलिए मैं इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ पे आया हूँ। अगर तुमने ये शादी की तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। क्यों टेंशन ले रहे हो? अब एक काम करो ना जाके। अरे वहाँ क्या देख रहे हो? हाथ पर है। दादी सुनो तो। अरे सुनो दादी, कुछ नहीं है, वहाँ क्या ढूंढ रही हो? अरे अब जाके सो जाओ ना आराम से। दादी कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है। ज्यादा चालाकी करने की कोशिश ना कर मेरे साथ। अरे हट जा, रास्ते ना रोक मेरा। मोच आ गई दादी। अच्छा ही हुआ वो मेरे को चकमा दे रही थी ना, ये उसी की सजा है। ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता है ना, जब जब तुमने मुझसे कुछ कहा है मैंने हमेशा विश्वास किया है तुम पर। मुझे बताओ क्या बात है? देविका, मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि वहाँ पर दादी करके जाने तेरी हिम्मत। दादी आप गलत समझ रही हैं, वो रवि तो चुप। किस मिट्टी का बना है तू? है ये गेंडे की तरह मोटी चमड़ी है तेरी कि किसी बात का असर ही नहीं होता। शर्म आया, शराफत सारी बेच के खा चुके कि बार बार हमारे घर में आके हमारी मान मर्यादा इज्जत की मिट्टी पलीत करना चाहता है तू। देखिए पहले मेरी बात सुनिए। ये तो करता है कि ना तुझे अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दूं। वहां पड़ता गलता सड़ता रहेगा तब तेरी अकल ठिकाने लगेगी। दादी आप पहले मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनूंगी मैं तेरी बात। तो इस लायक ही नहीं है कि कोई तेरी बात सुने। तेरे जैसा बेशर्म इंसान दुनिया में आज तक शायद पैदा ही नहीं हुआ है। तुझे तो मैं मजा चखाती हूँ। चल चल यहाँ से, बात तो सुनिए। निकल यहाँ से। बात तो सुनिए। दादी दादी आप क्या कर रही हैं? तुझे कितनी बार समझाया कि इस लड़के से दूर रहा कर, लेकिन तेरी तो मत मारी गई है। तो तुझे जरूरत क्या है इस लफंगे से बात करने की? माना कि तेरे दिल में सिर्फ दोस्ती है, लेकिन ये दोस्ती की आड़ में देख ले क्या गुल खिला रहा है। वो सीधा घर में घुस आया। ये मजाल कैसी हुई इसकी इतनी? दादी आप गलत समझिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तू मुझे समझाएगी कि मेरी समझ में खोट है? बेवकूफ लड़की, तेरे 2 दिन में शादी है, सब खुश है, लेकिन ये इसके दिल में पता नहीं क्या कांटा चुभ गया है जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज अभी शांत हो जाइए, आप अंदर चलिए, अभी सब सो रहे हैं, कल सुबह बात करते हैं हम इस बारे में। तू अभी भी इसी को बचाने में लगी? मैं शोर मचा रही हूँ क्योंकि इसकी करतूत ही ऐसी है, लेकिन तू इसे बचाने में इतना जोर क्यों लगा रही है? तुझे अपने भले बुरे का कुछ होश है भी कि नहीं? मुझे तो चिल्ला चिल्ला के सारे मोहल्ले को जगा के इसकी काली करतूत सबके सामने रखनी चाहिए। ऊपर से कितना गुड़ शक्कर और अंदर से निरा जहर है ये लड़का। दादी प्लीज, रवि ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो आप उस पर इतने घटिया इल्जाम लगा रही हैं। वो तो बस मुझे ये बताने आया था कि कहीं मेरा अपना सिक्का तो खोटा नहीं है। कहीं तू इसके साथ मिली तो नहीं हुई है? हाय रब्बा, कहीं तेरी शय पे तो नहीं कर रहा है ये सब कुछ?
तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है ना, तो कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल कर ले लड़की। ओ गॉड, दादी ने तो हद ही कर दी इस बार। दादी आप ये क्या बोले जा रही है? इतनी गलत बात आपके दिमाग में आई भी कैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, फिर तू बता दे क्यों आया था ये तेरे कमरे में? और तू न चीखी न चिल्लाई, इसका मतलब कि तुझे इसका इस वक्त तेरे कमरे में आने से कोई एतराज नहीं था। क्यों बता? दादी मेरी बात। तू अपना मुंह बंद रख। तुझे जब बोलने को बोलूं ना तब बोलना। तू बता क्यों आया था? दादी एक्चुअली रवि मुझे कुछ जरूरी बात बताने आया था। इतनी रात को सीधा तेरे कमरे में क्यों गया? फोन कर देता, मैसेज कर देता। और आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जिसके लिए सुबह का इंतजार नहीं कर सकता था? बता कौन सी बात थी, जरा मैं भी तो सुनूं। मुझे नहीं पता, वो रवि बताने वाला था, इतनी देर में आप आ गई। ओह, मतलब मैंने अड़ंगा डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, अब ये अड़ंगा हटा देती हूँ। अब बता दो, हैं? तुझे बड़ा शौक उठ रहा था ना बोलने का। चल बोल, क्या बताने आया था इसे? बता, बोल। देखा, कोई बात ही नहीं। ये लड़का ना सिर्फ बहाना ढूंढता है तेरे पास रहने का। या तो तू इतनी बेवकूफ है कि तुझे कुछ समझ में नहीं आता, या फिर तू इसके साथ मिलके ना कोई ड्रामा खेल रही है। बस दादी, बहुत हो गया। आप बड़े हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी कहते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। आपको ये मालूम करना ना मैं यहाँ पर क्यों आया। देविका से मिलने से पहले मैं आपसे क्यों नहीं मिला? तो सुनिए, आपकी वजह से, आपकी छोटी सोच की वजह से। आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त आप सही होंगी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं देविका से मिलने गया। और आज मैं यहां पर आपके और देविका के फायदे के लिए आया हूं। और ये सब आप ही ने शुरू किया दादी। अजय की सगाई के वक्त आपने मेरे भाई विकास की पेमेंट नहीं की, और तब से लेकर अब तक मेरी माँ आपसे इसी बात का बदला लेना चाहती है कि आपने मेरे भाई के पैसे क्यों नहीं दिए। और तब से लेकर अब तक मेरी माँ आपसे गुस्सा है, और इसी बात पर वो बार बार कोशिश कर रही है कि किस तरह वो आपसे बदला ले। लेकिन आपको तो लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं। किसी से काम करवाकर उसको पैसे नहीं देना आपको बिल्कुल सही लगता है। इन्हीं बातों की कीमत आपको चुकानी पड़ रही है आज। और मैं देविका को यही बताने आया था कि मेरी माँ बहुत भड़की हुई है, बहुत गुस्से में है, और आपसे बदला लेने की ठान ली है उन्होंने। और वो इसकी शादी तुड़वाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दादी वो मेरी माँ है, मैं उन्हें जानता हूँ अच्छी तरह, वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए मैं सावधान करने आया था, अलर्ट करने आया था कि ऐसा बंदोबस्त करो ताकि मेरी माँ यहाँ तक ना आ पाए। पर मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती की। अरे आप सबको अपना समझकर अपनी माँ के खिलाफ जाकर आप सबको ये जानकारी दी, लेकिन आपको तो लगता है कि मैं ही गलत हूँ। तो ठीक है, मैं भी तंग आ गया उन घटिया इल्जामों से। आपको यकीन करना है करो, नहीं करना मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका पर्सनल मैटर है। और हाँ, अगर अब शादी में कुछ भी हुआ, कुछ भी, उसकी जिम्मेदार आप हो।